वैगन विद्रोह के बाद पुतिन अपने पहले शिखर सम्मेलन में चीन और भारत के नेताओं से बात करेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सप्ताह रूस में सशस्त्र विद्रोह के बाद अपने पहले बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, एक दुर्लभ अंतर्राष्ट्रीय समूह के हिस्से के रूप में जिसमें उनके देश को अभी भी समर्थन प्राप्त है। पूर्वी एशिया से हिंद महासागर तक पश्चिमी गठबंधनों का मुकाबला करने के लिए रूस और चीन द्वारा स्थापित एक सुरक्षा समूह शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए नेता मंगलवार को वर्चुअल रूप से जुटेंगे। इस वर्ष के आयोजन की मेजबानी भारत ने की है, जो 2017 में इसका सदस्य बना था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश की बढ़ती वैश्विक ताकत को प्रदर्शित करने का नवीनतम अवसर है। समूह ने अब तक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को गहरा करने, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। जब विदेश मंत्री पिछले महीने भारत में मिले तो रूस का यूक्रेन पर युद्ध मुश्किल से हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन खाद्य और ईंधन सुरक्षा पर विकासशील देशों का प्रभाव समूह के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यह मंच मॉस्को के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो यह दिखाने के लिए उत्सुक है कि पश्चिम उसे अलग-थलग करने में विफल रहा है। इस समूह में 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, ऐसे क्षेत्र में जहां रूसी प्रभाव गहरा है। अन्य में पाकिस्तान शामिल है, जो 2017 में सदस्य बना, और ईरान, जो मंगलवार को शामिल होने के लिए तैयार है। बेलारूस भी सदस्यता की कतार में है। विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने कहा, यह एससीओ बैठक वास्तव में विश्व स्तर पर उन कुछ अवसरों में से एक है जिसमें पुतिन को ताकत और विश्वसनीयता का प्रदर्शन करना होगा। किसी भी सदस्य देश ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में रूस की निंदा नहीं की है, बल्कि अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना है। चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता के लिए एक दूत भेजा है और भारत ने बार बार संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। पुतिन के लिए व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन यह दिखाने का अवसर प्रस्तुत करता है कि वैगन भाड़े के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन द्वारा अल्पकालिक विद्रोह के बाद वह नियंत्रण में हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के एक वरिष्ठ साथी तन्वी मदान ने कहा, पुतिन अपने सहयोगियों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि वह अभी भी प्रभारी हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी सरकार की चुनौतियों को कुचल दिया गया है। भारत ने मई में घोषणा की थी कि शिखर सम्मेलन पिछले साल की तरह उज़्बेकिस्तान के समरकंद में व्यक्तिगत रूप से आयोजित करने के बजाय ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, जहां पुतिन ने तस्वीरें खिंचवाई थीं और अन्य नेताओं के साथ भोजन किया था। कम से कम नई दिल्ली के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा मोदी को धूमधाम से सम्मानित किए जाने के ठीक 2 सप्ताह बाद पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग की मेजबानी करना आदर्श से कम होगा। कुगेलमैन ने कहा, अपनी हालिया यात्रा पर मोदी को अमेरिकी नेताओं से मिली इतनी प्रशंसा के बाद चीनी और रूसी नेताओं का स्वागत करना भारत के लिए बहुत जल्दी होता। पूरे युद्ध के दौरान मॉस्को के साथ भारत के रिश्ते मजबूत बने रहे। इसने रिकॉर्ड मात्रा में रूसी कच्चा तेल निकाला है और अपने 60% रक्षा हार्डवेयर के लिए मॉस्को पर निर्भर है। साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगियों ने आक्रामक तरीके से भारत के साथ समझौता किया है, जिसे वे चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के प्रतिकार के रूप में देखते हैं। मंच में भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता पश्चिम और पूर्व के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना है। साथ ही देश सितंबर में 20 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। यह नई दिल्ली के लिए मध्य एशिया के साथ अधिक गहराई से जुड़ने का एक मंच भी है। रैंड कॉरपोरेशन के इंडो पैसिफिक विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमैन ने कहा, भारत इस प्रकार की विदेश नीति में गौरवान्वित होता है जहां वह एक ही समय में सभी के साथ व्यवहार करता है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश करेगी। यह संभवतः सीमा पार आतंकवाद से लड़ने की आवश्यकता पर जोर देगा। पाकिस्तान पर कटाक्ष, जिस पर भारत भारतीय नियंत्रित कश्मीर की स्वतंत्रता या पाकिस्तान में इसके एकीकरण के लिए लड़ने वाले विद्रोहियों को हथियार देने और प्रशिक्षण देने का आरोप लगाता है, इस्लामाबाद इस आरोप से इनकार करता है। यह क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की आवश्यकता पर भी जोर दे सकता है।
एक आरोप अक्सर इसके अन्य प्रतिद्वंद्वी चीन की ओर निर्देशित होता है। भारत और चीन के बीच 3 साल से तीव्र गतिरोध चल रहा है, जिसमें पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में विवादित सीमा पर हजारों सैनिक तैनात हैं। विश्लेषकों का कहना है कि खुद को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा चीन SCO जैसे मंचों पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है, जहां हाल के वर्षों में म्यांमार, तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों की पूर्ण सदस्यता के लिए रुचि बढ़ी है। मदन ने कहा, SCO के साथ सीमा यह है कि चीन और रूस इसे पश्चिम विरोधी समूह में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के साथ फिट नहीं बैठता है। SCO लंबे समय में वाशिंगटन और उसके सहयोगियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पश्चिम और उनकी विदेश नीतियों से असहज देशों के लिए SCO एक स्वागत योग्य विकल्प है, मुख्य रूप से रूस और चीन की भूमिकाओं के कारण। मुझे लगता है कि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह समूह कई पश्चिमी राजधानियों के लिए कितना प्रासंगिक और चिंताजनक हो सकता है, खासकर यदि इसका विस्तार जारी रहता है, कुगेलमैन ने कहा। For more such videos, please subscribe to our channel Research. ऐसे और वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल रिसर्च को सब्सक्राइब करें।